नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 2 तक पढ़ लिया। भाग 2 में आपने सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया जो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस संबंध में सबसे पहला आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, जो कि नीट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर था ग्रिफिथ ने। फिर आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा एवेरी मैकलॉयड मैककार्टी का प्रयोग, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज का, जिन्होंने सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में कि सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज ने। तो अभी तक जितने भी आपने टॉपिक अध्याय 6 में पढ़ा उससे 2 क्वेश्चन आपके नीट के प्रीवियस ईयर के मिल चुके हैं, और भी इससे आगे के टॉपिक्स में आपको नीट के क्वेश्चंस बताता रहूँगा। और इसी टॉपिक में भी एक नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी मैं उसको बताऊँगा। तो आगे के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपसे जो भाग 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रिफिथ ने किस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था, तो ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एवेरी मैकलॉयड मैककार्टी ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो एवेरी मैकलॉयड मैककार्टी ने भी निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस पर किया था। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज ने, जो कि नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। फिर लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जीवाणु भोजी क्या होता है, जीवाणु होता है या विषाणु, तो इसका आंसर होगा विषाणु, वायरस। जीवाणु भोजी एक विषाणु होता है। अब आते हैं हम आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी हम आनुवंशिक पदार्थ के गुण के बारे में समझेंगे। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आनुवंशिक पदार्थ के लिए, तो इसमें 4 प्रमुख गुण होने चाहिए आनुवंशिक पदार्थ होने के लिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 गुण होने चाहिए एक आनुवंशिक पदार्थ में। सबसे पहला याद करते चलेंगे, बाकी अभी तो इसको हम समझा देंगे, याद करते चलेंगे। आनुवंशिक पदार्थ, देखिए चूंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन नीट से आया हुआ है तो फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद कर लीजिए तुरंत कि आनुवंशिक पदार्थ के 4 गुण होते हैं। पहला, या अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। अपनी प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, एक अणु से 2 अणु बन सके। जैसे डीएनए में प्रतिकृति होता है, रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बना लेता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16, मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड करता रहता है, यानी प्रतिकृति बनती रहती है। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि डीएनए प्रतिकृति कैसे करता है। तो सबसे पहला गुण क्या है आनुवंशिक पदार्थ होने के लिए, कि वह अणु अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। दूसरा, वह अणु स्थायी हो, स्टेबल हो, यानी उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, ताप का प्रभाव ना पड़े, दाब का प्रभाव ना पड़े, उस जीव के उम्र का प्रभाव ना पड़े, यानी वो स्थिर मॉलिक्यूल के रूप में ही हो। जैसे डीएनए जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे, बदले ना। तो ये दूसरा गुण होता है। दूसरा गुण क्या आपने पढ़ा कि आनुवंशिक पदार्थ को स्थिर होना महत्वपूर्ण है। तीसरा, इसमें धीमा परिवर्तन भी जरूरी है, यानी थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन भी जरूरी है, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब उत्परिवर्तन क्यों जरूरी होता है, जैव विकास के लिए। एक नए जीव का विकास हो सके, एक नई स्पीसीज का विकास हो सके, इसके लिए उत्परिवर्तन भी आवश्यक होता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ का गुण है। तो 3 गुण आपने पढ़ लिया। एक, इसमें प्रतिकृति बनाने की क्षमता हो। दूसरा, स्थायी हो। तीसरा, इसमें धीमी परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन भी हो। और चौथा एक लक्षण जो कि है मेंडल के लक्षण के अनुरूप अपने आप को अभिव्यक्त करे। जैसे मेंडल ने अपने नियम दिए, उसी नियम के अनुसार यह अपने आप को अभिव्यक्त करे। तो आनुवंशिक पदार्थ के 4 महत्वपूर्ण लक्षण आपने जान लिया, याद कर डालिए। ठीक है, आपने क्या क्या जाना आनुवंशिक पदार्थ के महत्वपूर्ण लक्षण में। पहला, प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। दूसरा, स्थायी हो। तीसरा, उत्परिवर्तन हो। और चौथा, मेंडल के नियम के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करे। इसमें से जो दूसरा वाला है, ये नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ का कौन सा गुण होना चाहिए। तो 4 तो दिए गए थे, लेकिन एक गलत दे दिया गया था। लिखा था, उसमें से गलत कथन चुनना था। लिखा था कि आनुवंशिक पदार्थ अस्थिर होने चाहिए, तो ये गलत है। यही आपको सेलेक्ट करना था। आनुवंशिक पदार्थ क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण एक आनुवंशिक पदार्थ के लिए होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है। पिछली चर्चाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए
के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था वो क्लियर हो गया। विवाद था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता है या डीएनए, तो ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, अब स्पष्ट रूप से हर्शे और चेज के प्रयोग से सुलझ चुका है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया था हर्शे और चेज ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है? नीट 2017 में। आप हमारे बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा शायद 39। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है उसको निम्नलिखित मानदंडों को अवश्य पूर्ण करना होगा। 4 मानदंड आपने पढ़ लिया, कौन कौन से? अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, दूसरा स्थायी हो, तीसरा उत्परिवर्तन हो सके उसमें, और चौथा मंडल के नियम के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करे। पहला, या अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, रेप्लिकेशन कर सके। यानी रेप्लिकेशन क्या होता है? एक डीएनए है, एक डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बना लेता है, इसे कहते हैं प्रतिकृति। तो ये क्षमता उसमें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अपने आप को विभाजित ही ना कर पाए। तो ये क्षमता डीएनए में पाई जाती है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। आगे ये पूरा प्रोसेस है, इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि आनुवंशिक पदार्थ के सबसे पहला जो गुण है वो ये कि स्वयं को प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, इसे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने का मतलब यह है कि जैसा डीएनए है वैसा ही हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, डीएनए से कुछ और बन जाए। तो आनुवंशिक पदार्थ स्थिर होना चाहिए। डीएनए है तो डीएनए ही बना रहे, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। ठीक, अब वो चाहे जीव की उम्र बढ़ रही है या उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को स्थिर होना चाहिए। जैसे आपने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने क्या किया था? जीवाणु को गर्म किया। गर्म करने पे जीवाणु तो मर गया लेकिन उसके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो स्थिर हो था। आनुवंशिक पदार्थ क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीट 2016 में। गलत कथन चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन आनुवंशिक पदार्थ के गुण को अभिव्यक्त नहीं करता। तो उसमें इनकरेक्ट दिया गया था कि आनुवंशिक पदार्थ अस्थिर होना चाहिए, तो अस्थिर गलत है। तीसरा, इसमें धीमी परिवर्तनों यानी उत्परिवर्तन की संभावना होती है। थोड़ी बहुत परिवर्तन भी जरूरी है क्योंकि डीएनए पर नाइट्रोजन क्षार क्रम से लगे होते हैं, उन नाइट्रोजन क्षारकों में थोड़ी परिवर्तन भी जरूरी है क्योंकि जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो इससे एक नए जाति का विकास होता है। उत्परिवर्तन जैव विकास का आधार है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विकास के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जैव विकास यानी इवोल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उत्परिवर्तन। ठीक, तो उत्परिवर्तन भी होने चाहिए। और चौथा, कि वो स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। जैसे मेंडल ने अपने लक्षण के बारे में बताया, अपने नियम प्रस्तुत किए, वैसे ही इसको अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्म पूरकता, अगर कोई व्यक्ति है वो क्षार युग्म पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों डीएनए और आरएनए स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। डीएनए और आरएनए दोनों में प्रतिकृति की क्षमता होती है, दोनों में उत्परिवर्तन होता है, लेकिन फर्क क्या है? आरएनए स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। उसका रीजन क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, डीएनए अभी आगे सब संरचना आपके बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको बताई जा रही हैं। वैसे आपने 11th में बायोमॉलिक्यूल्स जैविक अणु आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले भी बताया था कि 12th को पढ़ने के लिए आपको 11th के 3 चैप्टर पढ़ना होगा, 8वां, 9वां, 10वां। 8वां कोशिका, 9वां जैविक अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स और 10वां कोशिका चक्र विभाजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये 3 चैप्टर तो आपको पढ़ना मस्ट है। वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर मैं फिर से पढ़ाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी आपको थोड़ी झलक दिखा दूँ कि क्या डीएनए क्यों स्थायी है, डीएनए स्थायी क्यों होता है और आरएनए अस्थायी क्यों होता है। देखिए, दोनों डीएनए आरएनए दोनों बने होते हैं 3 चीजों से, पेंटोस शर्करा यानी शुगर, नाइट्रोजन क्षार
और फास्फेट समूह, इन तीनों चीज़ों से बने होते हैं डीएनए आरएनए दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डिफरेंस है। एक तो ये कि डीएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में पेंटोज शर्करा राइबोज पाई जाती है। पेंटोज शर्करा याद रखेंगे, डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। अब इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? यहाँ पर देखिए, प्राइमरी कार्बन ये हो गया, सेकेंडरी कार्बन ये हो गया, टर्सरी कार्बन ये हो गया, और फोर्थ कार्बन ये हो गया, और फिफ्थ ये होता है। पंच कार्बनीय शर्करा होती है, इसलिए इसे हम पेंटोज कहते हैं। पेंट का मतलब 5, पंच कार्बनीय शर्करा कहिए या पेंटोज शर्करा कहिए। यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए के डीऑक्सीराइबोज शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसीलिए डीएनए अस्थायी होता है। इसीलिए डीएनए अस्थायी है, डीएनए स्थायी होता है, स्टेबल होता है, यानी इसके संरचना में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर आप आरएनए को देखेंगे तो आरएनए के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और टर्सरी पर भी हाइड्रोक्सिल होता है। हालांकि टर्सरी पर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, लेकिन राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से आरएनए अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, बदल सकता है, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है। इसलिए आरएनए क्या होता है? अस्थायी, यानी अनस्टेबल होता है। तो आरएनए और डीएनए में फर्क पता चला। दोनों उत्परिवर्तन कर सकते हैं, दोनों प्रतिकृति की क्षमता रखते हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये स्थायी है या अस्थायी है। किसी भी चीज को कई जनरेशन तक जाना है तो उसको स्थायी होना पड़ेगा, स्थायी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंज होने पर गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए स्थायी होना चाहिए। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार थाइमीन पाया जाता है, और आरएनए में इस थाइमीन की जगह पर पाया जाता है यूरेसिल। तो एक ये भी इसे अस्थायी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है बातें? डीएनए अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। आरएनए अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर? आइए टॉपिक पे आते हैं। तो आपने देखा कि डीएनए अस्थायी क्यों है और आरएनए अस्थायी क्यों है। अब ऐसा नहीं है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता, मैंने बताया है कुछ में कार्य करता है। सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ भी वही था, उसमें परिवर्तन हुए जिससे डीएनए बना, ठीक है। लेकिन अभी अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसके 4 गुण होते हैं। एक ये कि वह स्वयं को प्रतिकृति कर सकता है, दूसरा वह अस्थायी होता है, तीसरा उत्परिवर्तन होता है, मेंडल के नियम के अनुसार अभिव्यक्त होता है। 4 गुण होते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ इतना अस्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, चाहे उम्र बढ़े, चाहे जीव की शरीर क्रिया में कोई परिवर्तन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ का अस्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। आनुवंशिक पदार्थ का अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरण कारक से स्पष्ट है। जिसमें जब ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करके मारा था तो जीवाणु तो मर गया, लेकिन उसके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे से ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से पूरक होते हैं। डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब ये क्या है आगे समझेंगे, बताएंगे बाद में। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं उनके एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है। जल्दबाजी नहीं करिए, धीरे धीरे समझिएगा, आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, डीएनए को गर्म करने पर क्या होगा, डीएनए को पुनः ठंडा करने पर क्या होगा। तो डीएनए को गर्म करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये गर्म करने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं।
लेकिन पुनः ठंडा करने पर ये फिर से जुड़ के ऐसे बन जाते हैं। तो जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मैंने बताया ना आपको कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा अणु के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसके वजह से यह अस्थिर हो जाता है। यह क्रियाशील समूह है, किसी से भी क्रिया कर सकता है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। डीएनए आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, अतः आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। मैंने बताया ना कि अगर आप कोई लेटर लिखते हो और उसे लिफाफे में पैक करके भेजते हो कहीं पर, अगर वो सुरक्षित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो सूचना आप दूसरे को पहुंचाना चाहते हो वो सूचना उसे मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके रास्ते में कहीं वो लिफाफा फट गया, कागज़ फट गया, आपने जो लेटर लिखा वो भीग गया, तो क्या होगा? सूचना पहुंच पाएगी अगले को? नहीं पहुंच पाएगी। तो वही बात कही जा रही है कि डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से सूचना सुरक्षित रहती है। अब आरएनए है, आरएनए विखंडित हो सकते हैं, किसी से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से सूचना बेकार हो सकती है। तो सूचना को सही रूप से संचित करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह अणु स्थायी यानी स्टेबल हो, कोई परिवर्तन उसमें ना हो। जबकि आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। अच्छा, साथ में आनुवंशिक जो सूचना है उसका स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त होता है। आगे बताया जाएगा। संचय के लिए कौन? संचय के लिए डीएनए उपयुक्त है और स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त है। बताया जाएगा कि डीएनए पे जो सूचना होती है उसका स्थानांतरण एमआरएनए ही करता है। केंद्रक से ले जाकर उस सूचना को साइटोप्लाज्म में ले जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। इस कारण दोनों अमीनो अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह पर, अभी बताएं कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है। उससे अधिक स्थायित्व मिलता है। यह भी एक रीजन है डीएनए के अस्थायी होने में। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तन हो सकता है। वास्तव में आरएनए अस्थायी तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। ये एक तो अस्थायी होता है और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है, जबकि डीएनए क्या होता है? स्थायी होता है और धीमी गति से उसमें उत्परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। बात को ध्यान से समझिएगा। विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। आपने अभी कोरोना काल में ही देखा कि कोरोना की नई नई वेरिएंट आ रही है। कहीं कोई वेरिएंट आ रहा है, कहीं कोई वेरिएंट आ रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए है। आरएनए में उत्परिवर्तन होता है। अब उत्परिवर्तन से उसकी संरचना बदलती है, बार बार जितनी बार बदलेगी तेजी से उत्परिवर्तन होता है, इसलिए उसकी नई नई संरचनाएं, नए नए स्ट्रेन्स बनते हैं, नए नए प्रकार के कोरोना वायरस बन रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और वो तेजी से उत्परिवर्तन करता है। इसी वजह से उसकी नई नई वेरिएंट्स आती हैं और वो तेजी से विकसित भी होता है। उसकी जीवन अवधि छोटी होती है, तेजी से उत्परिवर्तित और विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं। ये सब आगे बताया जाएगा कि आरएनए प्रोटीन के लिए कूट लेखन करते हैं। सही है, डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। वो आगे बताया जाएगा। इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक रूप में कार्य करते हैं, लेकिन डीएनए अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन कौन से? टीएमवी बताए थे, एचआईवी बताए थे, इन्फ्लुएंजा बताए थे, अभी और बताएंगे। पोलियोमाइलिटिस भी होता है और कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आरएनए की बात कर लें हम। आरएनए सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ था और यह भी माना जाता है कि जो डीएनए है वो आरएनए से ही विकसित हुआ है। आपने अभी देखा संरचना में पेंटोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर जब हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है तो उससे डीएनए का विकास होता है, यानी आरएनए से ही डीएनए का विकास होता है। सबसे पहला जो आनुवंशिक पदार्थ था वो आरएनए ही था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है।
और इस आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों, अब देखिए ये आरएनए है, एक तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, दूसरा उत्प्रेरक का कार्य करता है। तुरंत याद करिए, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, बहुत सारे रिएक्शंस में बॉडी के हेल्प करता है। याद करिए तुरंत, आरएनए के दो कार्य कौन कौन से, एक तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है, दूसरा उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम करता है। बहुत सारे हमारे शरीर में जो उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। याद हुआ। अब आरएनए के और भी कार्य हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे, जैसे जैसे आपको याद करा रहे हैं याद करते चलिए। आरएनए के दो कार्य होते हैं कौन कौन से, एक तो ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और दूसरा या कुछ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट। जैसे उपापचय हो गया, स्थानांतरण हो गया, संबंधन हो गया, आदि का विकास आरएनए से ही हुआ है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम की भांति कार्य करता है। याद करिए, आरएनए हमारे शरीर में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। वही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल आरएनए उत्प्रेरक से ही उत्प्रेरित होती हैं, किसी अन्य एंजाइम्स की इसमें कोई योगदान नहीं होता। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी हैं। फिर वही चीज़ आप पढ़ चुके हैं, अस्थायी होता है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है, जिससे यह अधिक स्थायी है। डीएनए अधिक स्थायी होता है। डीएनए रज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिरोधी है। डीएनए में क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे डीएनए रज्जुकों और पूरक रज्जुकों के कारण जो दो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये कारण इनमें मरम्मत की प्रक्रिया होती है। अगर कोई भी बदलाव आता है तो डीएनए में मरम्मत हो जाती है, इससे ये परिवर्तनों के प्रतिरोधी होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और डीएनए क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वायरसेस के बारे में जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अभी तो आपने पढ़ा है 3 एग्जाम्पल कि किस किस में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, बताए थे ना, कौन कौन से, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और इन्फ्लुएंजा। इन तीनों में बताया थे कि आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब और एग्जाम्पल याद करिए, टीएमवी हो गया था तंबाकू का मोज़ेक विषाणु, दूसरा पोलियोमाइलिटिस याद करिए, ये बता ही चुके हैं, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी बता ही चुके हैं, एक एन्सेफेलाइटिस। 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पांचों एग्जाम्पल याद करिए कि इन वायरसेस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। याद करिए कौन कौन से, टीएमवी, पोलियोमाइलिटिस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, याद हुआ। किस किस वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, 5, कौन कौन से, टीएमवी, एचआईवी, पोलियोमाइलिटिस, एन्सेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा। ठीक, याद हो गया होगा। इसके साथ ही कुछ पौधों के जो जीवाणु भोजी होते हैं उनमें भी आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन कौन से जीवाणु भोजी हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, याद कर लीजिए, I2, MS2, R17। ठीक है, 3 एग्जाम्पल, I2, MS2, R17। ये ऐसे जीवाणु भोजी हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। इनमें इन विषाणुओं में केवल प्रोटीन और आरएनए होता है और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी आपने कुल 5 एग्जाम्पल पढ़े, 6 एग्जाम्पल। एक तो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज, कौन कौन से, I2, MS2, R17। और 5 विषाणु कौन कौन से, टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटिस, एचआईवी, एन्सेफेलाइटिस। ठीक, अब देखिए जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है उसमें प्रोटीन कैसे बनता है। तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है नॉर्मली जो अधिकतर जीवों में होता है जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो क्या होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन उनका क्या, जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है तो उनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है।
आरएनए से डीएनए बनता है और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। ये सब चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया जा रहा है, सिर्फ समझाने के लिए कि आरएनए कैसे कैसे काम करता है। इन विषाणुओं में जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इनमें संक्रमण के पश्चात जो आनुवंशिक आरएनए होता है उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी प्रतिलोम अनुलेखन होता है। इसके बारे में डिटेल आगे आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ थोड़ी चीज़ें याद करते चलिए। आप मन में आता है ना कि आखिर सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है, इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो ये आरएनए कैसे काम करता है इन वायरस में, तो याद कर लीजिए। इनमें आरएनए कैसे काम करता है, आरएनए से पहले डीएनए बनता है और डीएनए से एमआरएनए फिर प्रोटीन। देखिए डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, लेकिन उल्टा जब होता है आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी प्रतिलोम अनुलेखन। तो ये वायरसेस में होता है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए संश्लेषण होता है, जिससे डीएनए धागे का निर्माण होता है। प्रतिलोम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए जो बनता है इसे कहते हैं प्रतिलोम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस एंजाइम की मदद से होता है, खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है नीट वगैरह में, किस एंजाइम की मदद से होता है, तो ये लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बताए थे ना लास्ट में एज जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, एंजाइम होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए से डीएनए बनता है। क्लियर है बातें। और फिर यही डीएनए जो बनता है वो अपने टेम्पलेट डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक, इस प्रकार उत्पन्न जो डीएनए है वो अनुलेखन को डीएनए टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके एमआरएनए एवं आनुवंशिक आरएनए दोनों ही उत्पन्न करता है। ठीक है, बस आज का टॉपिक बस इतना ही, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, एग्जाम आने में अभी वक्त है, और ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है चैप्टर है, इसको धीरे धीरे पढ़ के समझते हुए याद करते हुए चलिएगा। तो आपने आज क्या क्या समझा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ के 4 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक तो ये कि अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, दूसरा स्थायी होना चाहिए, तीसरा इनमें उत्परिवर्तन होना चाहिए, और चौथा मेंडल के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करना होना चाहिए। फिर आपने डीएनए और आरएनए के बारे में समझा कि डीएनए क्यों स्थायी होता है, आरएनए क्यों स्थायी होता है। तो डीएनए में सेकेंडरी कार्बन पर उसके पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसलिए वो स्थायी होता है, जबकि आरएनए के पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए वो अस्थायी हो जाता है। दूसरा, डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए भी डीएनए ज़्यादा स्थायी होता है कंपेयर टू आरएनए। अब इसके बाद आता है डीएनए की संरचना कैसी होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इसको याद करिए, क्योंकि यहाँ से ही 3 क्वेश्चन आपके नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल चुके हैं, आगे भी मिलेंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के टॉपिक से मेरा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बताइए आनुवंशिक पदार्थ के 4 गुण कौन कौन से होते हैं। अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिएगा। दूसरा, डीएनए आरएनए से ज्यादा अस्थायी होता है, उसके 2 कारण बताइए। तीसरा, आरएनए कुछ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, उन वायरसेस में 6 वायरस के आप उदाहरण बताइए। नेक्स्ट, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसकी मदद से आरएनए से डीएनए बनता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।